दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। पहला है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, दूसरा बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध, तीसरा है राजीव जयवर्धने समझौता और चौथा है कारगिल युद्ध। तो देखिए चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में किया गया था। बांग्लादेश का स्वतंत्रता युद्ध 1971 1971 है। राजीव जयवर्धने समझौता जो है 1987 यानी 1987 में हुआ था और कारगिल युद्ध 1999 में। तो देखिए जो क्रम है आपका वो है 1 2 3 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ये आपका घटनाओं का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है, देखिए कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो सही उत्तर है भारत और चीन। दोस्तों भारत और चीन के बीच डेट बताइएगा। 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 को दोस्तों पंचशील समझौते पर भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर हुए थे। और पंचशील के जो 5 सिद्धांत हैं, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, अनाक्रमण, पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन। तो ये 5 जो हैं नियम और सिद्धांत हैं पंचशील में, जिसके अंतर्गत 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है, देखिए ऑप्शन है आपके स्थानीयकरण, बाह्यीकरण, राजनीतिकरण और विनौकरशाहीकरण। तो सही उत्तर है राजनीतिकरण। दोस्तों नव लोक प्रबंध एक नया वैचारिक आंदोलन और अवधारणा है। इसे अन्य कई नामों जैसे उत्तर नौकरशाही, प्रबंधवाद, बाजार आधारित लोक प्रशासन या उद्यमी शासन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें स्थानीयकरण, बाह्यीकरण, विनौकरशाहीकरण ये सभी विशेषताएं हैं। राजनीतिकरण इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैकग्रेगर या एस.ई. फाइनर। तो सही उत्तर है अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। उनकी मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी जो हैं अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं और इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक वृद्धि पद्धति की अनुशंसा की है। अगला प्रश्न देखिए, सूचियां 2 दी गई हैं, इनमें से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है और दिए गए कूट का प्रयोग का आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। पारिस्थितिकी, तो ये देखिए इसकी विशेषता अग्रेरिया इंडस्ट्रिया है, एक का तीसरा हो जाएगा। निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग में तथ्य और मूल्य कथन होते हैं। नौकरशाही विधिक और तर्कपूर्ण विशेषता इसकी होती है और सामान्य व्यवस्था नकारात्मक प्रतिसंभरण की होती है। तो इस आधार पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 3 4 1 और 2। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप को अनाम साम्राज्य या गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। दोस्तों प्रोफेसर एस.ई. फाइनर। देखिए एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह या दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य यानी एनोनिमस एम्पायर और तीसरे सदन की संज्ञा दी है। डी मैकिन इसको इनविजिबल गवर्नमेंट यानी अदृश्य सरकार कहते हैं। तो कुल मिलाकर सही उत्तर हो जाएगा दबाव समूहों को अनाम या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा एस.ई. फाइनर के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी या देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए संविधान के अनुच्छेद 76 जो 76 है, अनुच्छेद 76 उसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है।
अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य कितने होते हैं? तो आप जानते हैं 15 सदस्य इसमें लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और ये समिति विभिन्न मंत्रालयों के व्यय की जांच करती है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो CAG का प्रतिवेदन होता है उस पर विचार विमर्श करती है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। प्राक्कलन समिति तो ये व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देती है, ए का दूसरा हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है विनियोजित लेखा की परीक्षा करती है। इसके अलावा अधीनस्थ विधायन क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो दोस्तों ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की परीक्षा। और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति जो होती है ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होता है उसका पारिश्रमिक या वेतन कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। और देखिए MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। इसकी पदावधि तय नहीं है और संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक भी तय नहीं किया गया है और इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए निर्वाचक प्रणाली और उनसे संबंधित देशों को एक दूसरे से सुमेलित करना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये संयुक्त राज्य अमेरिका की, यहाँ जो विकल्प हैं इनमें से व्यवस्था है। द्वितीय मतदान प्रणाली ये फ्रांस में इसकी व्यवस्था है। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये जर्मनी की विशेषता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 3, 1, 4 और 2। तो देखिए 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संघ लोक सेवा आयोग ये सांविधिक निकाय न होकर ये दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये सांविधिक निकाय हैं, जबकि UPSC या संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये आपके सांविधिक निकाय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दिए गए संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अनुच्छेद 148 ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान और अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। तो देखिए ऑप्शन 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? संविधान में 3 सूचियां, दोहरी न्यायपालिका, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है और इकहरी नागरिकता। तो सही उत्तर है एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। ये भारत और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में समान लक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विचारकों के नाम हैं और सूची 2 में भारतीय संविधान के बारे में उनकी धारणाओं का संबंध में कहा गया है। देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगात्मक संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी है। केसी वियर ने इसको क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय बताया है।
पॉल एच एपेलबी दोस्तों, इन्होंने केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ यानी फेडरेशन बताया है। और आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अत्यंत ही संघीय बताया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, संघीय, प्रजातांत्रिक और समाजवादी। तो फेडरल या संघीय शब्द ये संविधान में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। और भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो ये कौन सी धारा है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक में भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। और अनुच्छेद 5 से 11 यानी संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में जो है वर्णन किया गया है। और भारत में नागरिकता संबंधी मामलों का नियमन और जो निरीक्षण जो है उसको संसद को अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन शिकायत का निदेशालय कब अस्तित्व में आया था? तो ये डेट है 1988। दोस्तों 1988 में जन शिकायत का जो है ये आया था। जन शिकायत 1988 में अस्तित्व में आया था। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में लोक शिकायत निदेशालय कुछ केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों से संबंधित मामलों पर अनसुलझे शिकायतों के जवाब प्राप्त करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह यानी मास एवं संवर्ग यानी काडर दल किसने बनाया था? ऑप्शन है तिलक, गोखले, मोतीलाल नेहरू या गांधी। तो सही उत्तर है दोस्तों M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान दिया और उसे जन समूह और संवर्ग दल बनाया। एक प्रश्न ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, न केवल राजनीति विज्ञान बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंध में भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, ये टिप्पणी किसने की थी? तो सही उत्तर है ये टिप्पणी कूपलैंड की है। कूपलैंड या कोपलैंड जो कहता है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 है, किसने धन की तुलना महिला से की है? M.N. राय, रूसो, हाब्स या मैकियावेली? तो सही उत्तर है दोस्तों मैकियावेली। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है क्योंकि इसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने का कार्य किया था। और मैकियावेली ने मनुष्य के धन लोलुप स्वभाव पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि लोग अपने पिता की मृत्यु को जितना जल्दी भूल जाते हैं, पैतृक संपत्ति की हानि को उतना जल्दी नहीं भुला पाते हैं। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी? तो पंडिता रमाबाई दोस्तों इनका कार्यकाल या समयकाल 1858 से 1922। ये एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह एक कवित्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थी। संस्कृत विद्वान होने के कारण उन्हें 20 वर्ष की आयु में पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो संस्कृत विद्वान होने के कारण पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है? इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है, किसका कथन है? ऑप्शन है आपके वेबर, मार्गेनथाउ, वाल्ट या किसिंजर। तो सही उत्तर है ये कथन वेबर का है। अगला प्रश्न है, जो प्रशासन स्वयं को चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? कौटिल्य, मनु, शुक्राचार्य या भीष्म? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन मनु का है, जो कहते हैं जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करते हैं उस राजा को एक मूर्ख कहा जा सकता है, ये मनु का कथन है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा है, कौन सी एक किताब प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सही उत्तर है कॉन्स्टिट्यूशंस। रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज, डायलॉग्स, अपोलॉजी और गार्गियस सिंपोजियम। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक, ये सभी प्लेटो के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशंस ये प्लेटो की रचना नहीं है।
अगला प्रश्न है मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो सही उत्तर है एक्टन। दोस्तों लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है और ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीति वैज्ञानिक थे लॉर्ड एक्टन। उनकी प्रमुख कृतियां हैं द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री और द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इन क्रिश्चियनिटी। तो लॉर्ड एक्टन ने दोस्तों मार्क्सवाद को युग के भ्रम की संज्ञा दी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये 1859 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दोस्तों आपका 1848 आपको याद होगा। और द होली फैमिली 1845। तो सबसे पहले 1845 में होली फैमिली, उसके बाद 1847 में पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये 1859। तो सबसे पहले द होली फैमिली यानी आपका आ जाएगा द होली फैमिली 4। तो सबसे पहले आपका 4, 3, 2 और 1। देखिए यहाँ पर देखिए 4, 2, 3 और 1, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? तो सही उत्तर है ये ऐतिहासिक भौतिकवाद या हिस्टोरिकल दोस्तों ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या अर्थशास्त्री व्याख्या इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राल्स के अज्ञानता के आवरण यानी व्हील ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा की एक विशेषता नहीं है? देखिए, समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता, ये सही है। प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता, ये भी सही है। पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, ये दोस्तों ये सही नहीं है। और पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते। तो यहाँ पर राल्स के अज्ञानता के आवरण के संबंध में ऑप्शन सी आपका सही उत्तर नहीं है या सही नहीं है। अगला प्रश्न है हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन हेनरी मेन का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। वो कहते हैं कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी ऐसे वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल या स्पेंसर? तो दोस्तों बेंथम जो है उसके उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है और बेंथम के अनुसार जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वो अच्छी है और जो नहीं देती है वो उपयोगी और ठीक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बेंथम। अगला प्रश्न है किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? ऑप्शन है प्रिस्टले, जे.एस. मिल, जेरमी बेंथम या हचिसन? तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये बेंथम का शिष्य था। इसने बेंथम के सुखवाद में संशोधन किया। बेंथम जहां सुखों में केवल मात्रा का अंतर मानता था, वहीं मिल ने इसमें संशोधन करते हुए इसे गुणात्मक आधार पर भी तय किया, क्योंकि वो कहता है कि सुखों में केवल मात्रा का ही नहीं बल्कि गुणों का भी अंतर होता है। अगला प्रश्न है अरस्तु द्वारा दिया गया संविधानों का वर्गीकरण किस तथ्य पर आधारित था? तो सही उत्तर है अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है, उसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। उसने अपने समय के 158 नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था और अरस्तु द्वारा किया गया जो संविधानों का वर्गीकरण था वो इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? तो सही उत्तर है संघीय सरकार। दोस्तों संघीय सरकार में विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्विसदनीय या द्वितीय सदन होती हैं। अगला प्रश्न है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो दोस्तों समझौतावादी विचारक हाब्स जो है इसने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखिए प्लेटो और अरस्तु। दोस्तों यूनान के दार्शनिक और मनीषियों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। और यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में खिल गया। तो प्लेटो और अरस्तु जो हैं इनको सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है? देखिए व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। ऑप्शन है आपके मार्क्स, रूसो, लाक और हीगल। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? रूसो। रूसो को कहना है कि व्यक्ति स्वतंत्र या एक समान होते हैं, लेकिन समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। अगला प्रश्न है, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ होता है? तो सही उत्तर है हाब्स। हाब्स दोस्तों, हाब्स का विचार है कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न संश्लेषों के मेल से घटित होती हैं। और दोस्तों हाब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और भौतिकी यानी यांत्रिकी है। अगला प्रश्न है, देखिए सुमेलित करना है, एक व्यक्ति का जनहित में शासन, तो इसको कौन सी व्यवस्था कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। एक व्यक्ति का स्वहित में शासन या अपने हित में शासन, इसको तानाशाही या डिक्टेटरशिप कहते हैं। कुछ व्यक्तियों का स्वहित में शासन, इसको दोस्तों गुटतंत्र कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का जनहित में शासन, ये कुलीन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 2 और 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल पॉपर एक विचारक है, उसकी रचना महत्वपूर्ण है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज। इसमें किसने उनको खुले समाज के दुश्मन की संज्ञा दी है? तो उत्तर है प्लेटो, हीगल और मार्क्स। दोस्तों कार्ल पॉपर की रचना है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज। इसमें उसने प्लेटो, हीगल और मार्क्स को ओपन सोसाइटी के दुश्मन यानी खुले समाज के, मुक्त समाज के शत्रु की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा या जनरल विल का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसने रियल विल और एक्चुअल विल में बांटा है। रियल विल यानी यथार्थ इच्छा को उसने सामान्य इच्छा कहा है। और रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है वो व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य जनहित या सर्वसाधारण का कल्याण करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डुअर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभर कर आई है? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डुअर्जर के अनुसार जो द्विदलीय प्रणाली है ये बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से उभर कर आई है। तो और डुअर्जर की महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल जो है ये माइकल डुअर्जर की प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था या कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत क्या है? हस्तक्षेप सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत? इसमें से आपको बताना है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत क्या है। तो सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कल्याणकारी राज्य सिद्धांत अपने लक्ष्यों में पोषित करता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कल्याणकारी राज्य की भूमिका में वृद्धि हुई है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थान के निर्माण का जो है मार्ग प्रशस्त किया। इसका ध्येय है एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति जो है पावर पैसे की तरह है, यानी पावर इज लाइक मनी। तो ये कथन किसका है? कथन है टालकाट पार्सन्स। दोस्तों टालकाट पार्सन्स कहते हैं कि शक्ति और पैसे के जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्वरूप है उसमें शक्ति और प्रभाव के संस्थानिक कार्य होते हैं जो कि वास्तव में पैसे की कार्यात्मक प्रकारों से मिले जुले होते हैं और दोनों ही एक सामूहिक एकता स्थापित करना चाहते हैं।
अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत किसकी उपेक्षा की गई है? आनुभविक अन्वेषण, संस्थाओं का अध्ययन, संस्थाओं की तुलना, सरकारों का अध्ययन। तो दोस्तों तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत उपागम है उसमें संस्थाओं का अध्ययन, संस्थाओं की तुलना और सरकारों का अध्ययन किया गया है, जबकि अनुभविक अन्वेषण या अनुभविक विश्लेषण की उपेक्षा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों केनेथ आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए केनेथ आर्गेन्स्की के अनुसार संस्थाओं का जो सही क्रम है, सबसे पहले उसमें एकीकरण होता है, औद्योगिकरण होता है, फिर कल्याण, उसके अलावा प्रचुरता। तो ये दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विकास की अवस्थाओं में एकीकरण यानी राष्ट्र राज्यों का एकीकरण होता है, उत्पादन के तरीके में बदलाव से औद्योगिकरण होता है, कल्याणकारी राज्य से राष्ट्रीय कल्याण, और फिर राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और निःशुल्क उपलब्ध कराई गई सेवाओं से प्रचुरता आती है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? रॉबर्ट नाजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट डहल या F.A. हेयक? तो सही उत्तर है रॉबर्ट डहल। दोस्तों रॉबर्ट नाजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और हेयक स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक हैं और रॉबर्ट डहल एक लोकतंत्र, बहुलवादी और सार्वभौम लोकतंत्र के समर्थक हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने भेद किया था? तो सही उत्तर है कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य A.V. डायसी के द्वारा भेद किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लुसियन पाई के अनुसार कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? समानता, क्षमता, न्याय और विभेदीकरण। तो सही उत्तर है न्याय। दोस्तों देखिए इसमें समानता, क्षमता और विभेदीकरण ये लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाएं हैं, जबकि इसमें न्याय जो है राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है किसने भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है? तो सही उत्तर है, देखिए दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण है अतुल कोहली। देखिए अतुल कोहली जो हैं भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में सबसे सफल उदाहरण मानते हैं। अतुल कोहली वुड्रो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल अफेयर्स, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और उसका कारण। देखिए कथन ए है कि उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है, सही है, और कारण है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा एक सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? थॉमस हॉब्स, वुड्रो विल्सन, हैंस जे मार्गेनथाउ या हेनरी किसिंजर? तो सही उत्तर है वुड्रो विल्सन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में वुड्रो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सा कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है? देखिए पहला है कि यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, सही है। यह एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है, सही है। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित और प्रगतिशील समाज के लिए आदर्श स्थापित करता है, सही है। और कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरक यानी इंसेटिव्स को हटाए बिना जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। तो ये चारों ही कथन सही हैं, A, B, C और D ये आपके सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इनमें से किसने, देखिए सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था? ऑप्शन है देखिए रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, सुरेंद्र जोधका या M.N. श्रीनिवास? तो सही उत्तर है दोस्तों रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने सबसे पहले भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण का प्रयोग किया था और इनकी पुस्तक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973 में सबसे पहले इन्होंने जातियों के राजनीतिकरण की अवधारणा का विस्तार किया था। M.N. श्रीनिवास ने दोस्तों संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है।
अगला प्रश्न है देखिए, मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति और जॉन लॉक की रचनाएं, इन सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है किस चीज को? निरपेक्ष राजतंत्र, निर्जाति प्रतिद्वंदिता, संसदीय लोकतंत्र या समाज साम्राज्यवादी नीतियां? तो सही उत्तर है संसदीय लोकतंत्र। दोस्तों, मैग्ना कार्टा या अधिकारों का घोषणा पत्र, गौरवपूर्ण क्रांति जिसको कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इसके अलावा जॉन लॉक की रचनाएं, इन सभी ने ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन है संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, ऐकिक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। तो सही उत्तर है संघीय व्यवस्था। देखिए दोस्तों, संघीय सरकार के लक्षणों में द्विसदनवाद, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठोर संविधान, ये सभी संघीय शासन की व्यवस्था है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार है सीमित सरकार, संविधान युक्त सरकार, सरकार जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो या सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो? दोस्तों, संवैधानिक सरकार का तात्पर्य सीमित सरकार से है। ऐसी सरकार जो संविधान द्वारा सीमित, नियमित और नियंत्रित हो, बल्कि ऐसी सरकार संवैधानिक सरकार कही जाती है जो किसी परंपरा या रीति रिवाज पर नहीं बल्कि संविधान में लिखित नियमों के आधार पर चलाई जाए, उसको संवैधानिक सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन के प्रकार का विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? ऑप्शन है एकात्मक सरकार। देखिए, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय या अध्यक्षीय सरकार। तो सही उत्तर है वर्तमान समय में अगर जो हम शासनों के रूप देखें तो संघात्मक सरकार का जो प्रकार है, ये इसका शासन विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के सर्वोत्तम प्रतिपादक B.S. टर्नर। B.S. टर्नर ये नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सिटीजन स्टडीज। हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडीज B.S. टर्नर की बुक है और नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑस्टिन, लॉक, एक्विनास या मेटलैंड? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ऑस्टिन की जो महत्वपूर्ण संप्रभुता के संबंध में एक दोस्तों परिभाषा है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति या निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है। तो सही उत्तर है ऑस्टिन जो है प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। ये कथन किसका है? वाइल्ड, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लास्की? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं दोस्तों कि अपने कर्तव्य का पालन अगर जो आप करेंगे तो आपको अधिकार स्वयं ही मिल जाएंगे, और उन्होंने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न है, किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? तो सही उत्तर है दोस्तों जॉन रॉल्स। देखिए, जॉन रॉल्स आपका सही उत्तर है। परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के आधार पर शासित के रूप में परिकल्पना की है। और अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण की संकल्पना का हवाला दिया है, जिसमें व्यक्तियों को प्रारंभिक वस्तुओं के वितरण में उनके स्थान, पद और दर्जे का आकलन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? तो सही उत्तर है अमर्त्य सेन। दोस्तों, A.K. सेन या भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि दोस्तों लोगों के कल्याण और विकास के लिए वितरणात्मक समानता को सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थिर रहता है। कारण है कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमत की भूमिका को निरस्त करता है। तो इन दोनों कथनों में देखिए कौन सा सही है?
तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन या कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पुराना है और ये आम सहमति या लोकतांत्रिक विचार पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर संबंधित है। देखिए, जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, ये कथन है, और कारण है जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सिर्फ समुदाय नहीं वरन ये सर्वोच्च समुदाय भी है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय मानते हैं और उन्होंने राज्य को एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था माना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा समूह है जो व्यक्ति के सद्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं बल्कि यह सर्वोच्च समुदाय भी है। अगला प्रश्न है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? तो सही उत्तर है राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना जो है ये ग्रामसी के नाम से जुड़ी हुई है। ग्रामसी जो है वामपंथी चिंतक हैं, इनका जन्म इटली में हुआ था, इन्होंने अपना कुछ समय जेल में भी बिताया और ग्रामसी ने राज्य की अनेक मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए बुर्जुआ राज्य का नया विश्लेषण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके व्यवहारवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद या उत्तर व्यवहारवाद। तो सही उत्तर है प्रासंगिकता के संबंध या प्रासंगिकता का सिद्धांत जो थियरी ऑफ रिलेवेंस है दोस्तों, इसका संबंध पोस्ट बिहेवियरलिज्म से है। डेविड स्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में इसकी घोषणा की और इसे एक वास्तविक क्रांति की संज्ञा दी। दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुख रूप से प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 है, मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किसने किया है? देखिए, पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य या सभी सही हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी सही हैं। दोस्तों मध्यकालीन युग धर्म प्रधान था और वहाँ रूढ़िवादिता हावी थी। मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर संक्रमण में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना, तर्कवाद और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाकर दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। पावर, तो दोस्तों पावर या शक्ति जो है ये मैकियावेली से संबंधित है। इंटरनल कॉन्शसनेस ये दोस्तों ग्रीन से संबंधित है। इसके अलावा मूल्यों का बाध्यकारी विवरण ये डेविड ईस्टन से संबंधित है और प्रिजन डायरी एंटोनियो ग्राम्सी की रचना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 2 और 4। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और यूजीसी नेट परीक्षा राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।